मानव जाति के प्रारंभ से ही भूगोल मानव जाति के इतिहास और वर्तमान को बदलता रहा है। इस तरह से ये उसके भविष्य का भी निर्धारण करता है। आज का इजराइल और उसके आसपास का क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक तनावग्रस्त क्षेत्रों में से एक है। इसके संघर्ष और इसके माध्यम से पूरी मानव जाति के व्यवहार को समझने के लिए आइए वर्तमान इजराइल की भौगोलिक स्थिति को समझें। वर्तमान इजराइल पश्चिम में भूमध्य सागर के तट से, उत्तर में लेबनान, पूर्वी ऊपरी हिस्से में सीरिया की गोलन हाइट्स और पूर्व के ही दक्षिणी हिस्से में जॉर्डन से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में मिस्र यानी इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप या पेनिनसुला और इसके पूर्व में ही मृत सागर यानी डेड सी से लगा हुआ फिलिस्तीन का पश्चिमी किनारा है, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। कुल मिलाकर यही दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र है। डेड सी से ही सीरिया के गोलन हाइट्स तक लगभग 250 किलोमीटर लंबी जॉर्डन नदी निकली हुई है, जिसे उसके इस्लामी नाम नहर उल शरीयत के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक तौर पर फिलिस्तीन नाम का प्रयोग बाइजेंटीन साम्राज्य, जो कि 395 ईस्वी पूर्व से 1493 ईस्वी तक रहा, के समय प्रारंभ हुआ। यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट का दक्षिणी भाग है। फिलिस्तीन एक बड़ा क्षेत्र है। जिस प्रकार सरस्वती नदी को वेदों का क्षेत्र कहा जाता है, उसी प्रकार फिलिस्तीन को बाइबल की भूमि कहा जा सकता है। बाइबल में इसे इजराइल या कनान की भूमि भी कहा गया है। ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनियों को यूनान के दक्षिण के एक द्वीप क्रीट से आया हुआ माना जाता है। ये संभवतः ईसा पूर्व 13वीं सदी में आए। भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर अधिकार करने के बाद ये फैलते चले गए। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर यह छोटा सा देश इस तरह अपने 4000 वर्षों के विशाल इतिहास में कई नई गतिविधियां देख पाया। आज का इजराइल फिलिस्तीन के नाम से प्रचलित भूभाग का ही अधिकांश हिस्सा है और बेशक बाइबल में वर्णित इजराइल देश का भी एक हिस्सा है। इसके भूगोल को और ठीक से समझें तो यह छोटा सा देश आधुनिक, विकसित और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध देशों में सबसे छोटा देश है। अपने वैज्ञानिक विकास की वजह से यह दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। लगभग 8500 वर्ग मील क्षेत्रफल का यह देश कुल 280 मील लंबा है। इसके एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा बहुत कम समय में ही की जा सकती है। फिलिस्तीन तुलनात्मक रूप से बड़ा प्रदेश है और मूल रूप से 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है। इजराइल सबसे बड़ा शहर तेल अवीव है, जो इसकी राजधानी भी है। तेल अवीव बढ़ता हुआ जाफा यानी वर्तमान हैफा तक पहुंच गया है, जिसका इतिहास 4000 साल पुराना है। इस सुंदर शहर का इजराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू में भी मतलब सुंदर ही है। इस क्षेत्र के सभी कालों में यहाँ के सबसे पवित्र शहर यरूशलेम के लिए यह व्यापार का बंदरगाह रहा है। आप जानते ही होंगे कि यरूशलेम एक ऐसा पुराना नगर है जिस पर यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों अपना धार्मिक आस्थाओं की वजह से दावा करते हैं। यह दुनिया में धार्मिक तनाव की राजधानी के तौर पर ख्यात रहा है। 1000 से भी ऊपर वर्षों से क्रूसेड्स और जिहाद की तमाम लड़ाइयां इस नगर पर अधिकार रखने के लिए होती रही हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इतना अधिक महत्वपूर्ण होने पर भी यहूदियों की सांस्कृतिक राजधानी यरूशलेम नहीं है, बल्कि तेल अवीव है। और बहुत सारे दूतावास यानी विभिन्न देशों के एम्बेसीज भी तेल अवीव में ही है, क्योंकि बहुत सारे देश यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने को तैयार नहीं है। यरूशलेम के बारे में कुछ और बताऊं तो यह जूडिया के पठार पर स्थित है। पिछले अंक में राजा डेविड की हमने बात की थी। उन्होंने लगभग 3000 वर्ष पूर्व जेबूसी लोगों से छीनकर इसे जुडाह की राजधानी बनाया था और तभी से यह यहूदी जनता की धार्मिक श्रद्धा का केंद्र बन गया। यहीं कुछ दूर पर गैलीली की पहाड़ियों में नजरेत का एक छोटा सा शहर है, जहां ईसा मसीह ने अपना बचपन बिताया। गैलीली के झील के किनारे ही ईसा मसीह के प्रारंभिक प्रवचन हुए और उनके अनुयायी इकट्ठा होना प्रारंभ हुए। इस तरह यह हिंदुओं के लिए ब्रजभूमि के समान ही ईसाइयों के लिए भी बहुत पवित्र क्षेत्र है। इसके अलावा इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बीर शेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। नेगेव के रेगिस्तान के बारे में वहां के पहले प्रधानमंत्री बेन गुरियन एक बहुत रोचक और दिलचस्प बात कहते थे। उनके अनुसार
इजराइल का भविष्य नेगेव पर निर्भर है। यदि इजराइल राज्य इस रेगिस्तान को समाप्त नहीं कर पाता तो यह रेगिस्तान इजराइल राज्य को समाप्त कर देगा। पर लगता है वर्तमान में इजराइल ने इस समस्या पर काबू पा लिया है। इसके अलावा जॉर्डन के साथ डेड सी नाम की एक विशाल झील है जो दुनिया में सबसे खारी और सबसे निचले स्तर वाली झील मानी जाती है। खारीपन के कारण इसे नमक का समुद्र भी कहते हैं। इस अभिशाप को वर्तमान इजराइल ने वरदान बना लिया है और वह यहाँ से पोटाश, ब्रोमाइड, मैग्नीशियम निकालकर और साथ में नमक भी निकालकर उसे काम में ले रहा है और बाजार में भी बड़ी मात्रा में बेच रहा है। यह क्षेत्र वास्तव में अपने इतिहास में एशिया और अफ्रीका के बीच लोगों और सेनाओं के बीच एक मार्ग या रोड की तरह रहा है, इसलिए इसे लैंड ऑफ रोड्स भी कहा गया। इस कारण इसके इतिहास में यहूदियों के अलावा क्रीट, मिस्री, हित्ती, असीरियन, बेबीलोनियन, ग्रीक, रोमन, ये सब जातियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर आज जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है वो है यहूदी और अरब। यहूदियों की दुखद एवं रोमांचक यात्रा एवं इतिहास की शुरुआत होगी कल से। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।